हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं एक बेहतरीन सा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गाइस, 12th की बायोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। CUET के एग्ज़ाम और अदर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर है जिसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अपन बता दें तो कि कुछ कंट्रासेप्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे और हम कुछ बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब कुछ अच्छी नॉलेज लेंगे यहाँ पे और बेहतरीन नॉलेज लेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये भाई कि ये चैप्टर रिवीजन करा रहा हूँ मैं तुम्हारा, तो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम तुम्हारा CUET आने वाला है उसके लिए तो वो बेहतरीन ही है भाई। मतलब एकदम ललन टाप चीज़ देने वाला हूँ तुम लोगों को। तो भाई अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एस्पेक्ट सिर्फ रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं होना चाहिए भाई। उसका WHO के द्वारा एक सर्टिफाइड डिफिनीशन है। WHO का मानना है कि रिप्रोडक्टिवली फिट होना ही सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है, उसके लिए फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशल, मतलब सोशल कनेक्शन जो तुम्हारा है वो भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे 4 फैक्टर्स को मिला के रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो प्रॉब्लम्स है और उसके लिए जो स्ट्रेटजीज़ है वो क्या चीज़ की गई, तो सबसे पहले इंडिया जो था वो हमारा एक पहला कंट्री था। इंडिया जो था वो पहली एक कंट्री थी जिसने 1951 में, मतलब 1951 में एक प्लान किया। कौन सा प्लान किया? फैमिली प्लानिंग। गाइस अगर बात करें फैमिली प्लानिंग तो 1951 किसने इनिशिएट किया? इंडिया ने। पहली कंट्री इंडिया थी जिसने इनिशिएट किया था भाई। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो 2 चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट मिली तुमको, क्या? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, चारों तरीके की हेल्थ को मिला के रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसिडर किया जाता है। और 1951 में यानी कि 1951 में इंडिया ने फैमिली प्लानिंग शुरू की। अब उसका नाम आगे चल के रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कर दिया गया, RCH। तो गाइज RCH के कुछ मुख्य फैक्टर थे जिनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो RCH जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन स्कूल्स। RCH का मानना था, RCH के तहत क्या किया गया कि जो सेक्स एजुकेशन है उसको स्कूलों तक डेवलप कराया गया, मतलब स्कूल के अंदर भी सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा अगर हम और बात करें तो जैसे अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे कि ऑडियो प्रचार करके या फिर मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू अपन को अवेयरनेस करना है, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन को जो है पीपल्स जो यहाँ के लोग हैं उनको अवेयर करना है किसके बारे में? सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में उन्हें अवेयर कराना है। अगर हम बात करें तो और क्या होता है अवेयरनेस जो है प्रॉब्लम लाइक अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। क्या अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन से कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन सब के बारे में भी हमें अवेयर करना है। सेक्स एब्यूज़, मतलब अगर सेक्स का दुरुपयोग किया जाता है उसके बारे में भी हम लोगों को क्या करेंगे? अवेयरनेस देंगे भाई। तो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो होती हैं उससे भी हम लोगों को क्या करेंगे? अवेयर कराएंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो क्राइम्स होती हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के अंदर इंक्लूड की गई थी। अगर हम कुछ बात करें तो जो स्टडीज़ हैं, एड्स हैं, इन सेक्सुअल हाइजीन कैसे मेंटेन की जाती है, गुड सेक्स क्या होता है, एडोलसेंस के बारे में भी यहाँ पर हम मतलब इन सब के तहत हम लोगों को अवेयर कराएंगे, उन्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे किसके थ्रू? RCH के थ्रू, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बर्थ कंट्रोल ऑप्शन क्या क्या हैं इन सब के बारे में बताएंगे हम। प्रेगनेंसी कैसी होती है, प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसी करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब अगर जो बच्चे होते हैं इन्फेंट उनको जो मिल्क फीडिंग कराई जाती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों को हम इक्वल वेटेज देख के भाई, मतलब मेल और फीमेल चाइल्ड के बारे में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, होती है कि मेल होता है फीमेल होता है। बहुत सारे मिथ है ना कि फीमेल होता है मेल होता है, तो उन सब के बारे में अपन को अवेयर कराना है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये सब RCH के प्रोग्राम्स थे जो कि करना था। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग एंड बर्थ कंट्रोल के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो यार पॉपुलेशन की बात करें तो अगर देखा जाए भाई पॉपुलेशन विस्फोट हो रही एकदम से, मतलब इतनी तगड़ी से बढ़ रही पॉपुलेशन कि आगे चलने के बाद कपड़े, रोटी और मकान, इन सब की समस्याएं बहुत जल्दी आने वाली है। तो भाई पॉपुलेशन, हम एक डेटा एनालिसिस करते हैं, पूरे वर्ल्ड का पहला डेटा एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम अपने इंडिया का डेटा एनालाइज करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि अब तो NCERT से हट गया है, बट याद रखना बहुत ज़रूरी है। बट क्योंकि डेटा वाला क्वेश्चन है भाई, तो CUET में आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 1900 के अंदर, मतलब 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन टोटल थी। फिर अगर हम बात करें 100 साल बीता, मतलब 2000 आया, 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। बट अगले 11 साल के अंदर 1.2 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई, मतलब 7.2 बिलियन पॉपुलेशन कितने में हो गई?
11 साल के अंदर, मतलब 2011 में 7.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड की। अगर हम बात करें इंडिया की, तो जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ था, मतलब 1950 मतलब वो 47 के अंदर, तो 350 मिलियन, मतलब 0.35 मिलियन वो बिलियन जो थी पॉपुलेशन थी। बट 2000 मतलब जो फिर 50 मतलब वो 53 साल 54 साल बाद पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई। बट अगले 11 साल के अंदर भाई पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि 1.2 बिलियन, मतलब 0.2 बिलियन जो है वो 11 साल के अंदर बढ़ गई। अगर भाई बात करते हैं सेंसस के हिसाब से 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो लेस देन 2% थी। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी? लेस देन 2%। किसके हिसाब? 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी नई वाली जनगणना होनी चाहिए थी। तो भाई ये डेटा तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है? डेटा याद रखना है। डेटा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अपन नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करते हैं, मूव करते हैं, तो रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके कुछ मेजर फैक्टर्स होंगे कि आखिर वो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है। उस मेजर फैक्टर में सबसे पहली बात क्या होती है कि भाई डेथ रेट तो डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब जो मृत्यु की दर है वो कम हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे प्रेगनेंसी के बाद मैटरनल डेथ हो जाती थी भाई, मेजोरिटी ऑफ डेथ हो जाती थी, मतलब वो दवाइयाँ थी नहीं, मेडिकल सपोर्ट था नहीं, तो वो डेथ होना कंपलसरी हो जाता था भाई। तो वो भी अब बहुत सारी कम हुई है। तो मैटरनल डेथ भी अब कम हुई है, टोटल डेथ भी कम हुई है, इन्फेंट की डेथ जो है वो कम हुई है, मतलब जो बच्चे पैदा होते थे वो अगर दवाइयाँ नहीं होती थी, थोड़ी सी भी बीमारी हुई तो बेचारे निपट जाते थे, तो वो भी अब कम हुई है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। अब इन इसका मतलब क्या भाई कि पीपल जो है, मतलब जो लोग हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा हो जाते हैं। इसका सिंपल सा अर्थ ये है भाई कि जितने रिप्रोडक्टिव एज के पीपल ज़्यादा होंगे, मतलब इंसान ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होगी, तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी। तो कुल मिला के भाई डेथ रेट जो थी वो पूरी घटी है, और रिप्रोडक्टिव एज में पीपल जो थे वो बढ़े हैं। भाई तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, शब्दों पे मत जाओ भाई, कॉन्सेप्ट पे जाओ और बस डेटा को याद कर लो भाई, काम तो हो ही जाएगा, बस नंबर लाना है अपने को। तो अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, तो स्टेप टू ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अपन को पॉपुलेशन ग्रोथ जो मतलब पॉपुलेशन विस्फोट हो रही है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ इतनी तेज़ी से हो रही है, अगर उसके लिए हमें कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो कम हो सकती है, मतलब वो कम हो जाए, पॉपुलेशन जो है ग्रोथ वो थोड़ा कम हो जाए, ओवरकम हो जाए। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम दो हमारे दो, एक नारा था भाई, हम दो हमारे दो, मतलब हमारी फैमिली, मैं, वाइफ और मैं, और हमसे 2 बच्चे पैदा हों। ठीक है भाई, ये सिंपल सी बात है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट बढ़ाया जाए, मतलब लोगों तक इसे पहुंचाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए कि हम तो हमारा दो ही सबसे बेस्ट है। उन्हें मोटिवेट किया जाए कि जो स्मॉलर फैमिलीज है वो बेटर फैमिली है। उन्हें स्मॉलर फैमिलीज को कंट्रासेप्शन के लिए भी प्रमोट किया जाए कि भाई वो कंट्रासेप्शन यूज करो, लार्ज फैमिली ना बनाओ, स्मॉल फैमिली करो। कुछ इंसेंटिव दिया जाए, जिनके पास मतलब 2 बच्चे हैं, मान लो स्मॉलर फैमिलीज हैं, उनको कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। तो उन्हें मतलब छोटी फैमिली रखने के लिए अगर कोई प्रोत्साहन देता है भाई, तो लालच में इंसान कम रखेंगे। मतलब ये कुछ इनिशिएटिव स्टेप्स हैं जिससे पॉपुलेशन को ओवरकम किया जा सकता है। कहा जाता है कि यंग एंड अर्बन कपल्स जो थे वो 1 चाइल्ड को अडॉप्ट कर लें नॉर्मली, बहुत ज़्यादा चाइल्ड पैदा ना करें। भाई सिंपल सी बात है भाई, लैंग्वेज पे मत जाओ भाई, लैंग्वेज पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ भाई, तुम्हें समझाने का ठेका ले रखा है मैंने, और कुछ नहीं। भाई अगर हम बात करते हैं कि अगर जो शादी की एज है वो 18 साल से लड़कियों की कर दी जाए, पहले बाल विवाह होता था भाई, तो फिर बच्चे ज़्यादा हो जाते थे, बट एज बढ़ा दी जाए, मान लीजिए लड़कों की 21 साल कर दी जाए, लड़कियों की 18 साल कर दी गई। तो भाई ये कुछ इनिशिएटिव थे जो पॉपुलेशन कम करने के लिए किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। तो अभी बस अगर हम बात करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, भाई मतलब कंट्रासेप्टिव मेथड लाइक कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पॉपुलेशन ओवरकम करने के लिए बहुत ही इनिशिएटिव और इफेक्टिव मेथड है भाई। इस मेथड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मेथड व्हिच हेल्प इन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, मतलब ये कपल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो प्रेगनेंसी चाहता है तो कंट्रासेप्शन का यूज़ ना करे, बट अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहता है तो कंट्रासेप्शन यूज़ करके प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है, जिससे पॉपुलेशन का ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन विस्फोट वो रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बात क्या करते हैं, ये कंट्रासेप्शन जो है वो अगर हम बात करें तो कैसी होनी चाहिए, वो आइडियल कंट्रासेप्शन कैसी होती है। अगर बात करें तो यूज़र फ्रेंडली, मतलब उसे कोई फ्रेंडली सर्कल में यूज़ कर सकता है, लाइक मतलब नॉर्मली यूज़ करना आसान हो। ठीक है, ईजिली अवेलेबल, मतलब मार्केट में तुमको ईजिली मिल जाए, बहुत ज़्यादा उसके लिए मिथ ना हो, ईजिली मिल जाए तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव होनी चाहिए भाई, इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कंट्रासेप्शन यूज़ भी कर रहे हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है,
तुम्हारा विश्वास टूट रहा है, तो इफेक्टिव होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होने चाहिए। ये सब आइडियल कंट्रासेप्शन के फीचर्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर भी कोई इफेक्ट ना डाले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्या, आइडियल कंट्रासेप्शन की। सो अब हम बात करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कंट्रासेप्टिव मेथड्स भाई दो तरीके का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल में। नेचुरल में अपन को 3 पता है। 3 में क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमिनोरिया। भाई तीनों इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जो तुम्हें याद रहने चाहिए। जहाँ तक क्वेश्चन जो है वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस से पूछा जाता है या फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया से पूछा जाता है, और मैक्सिमम टाइम तो क्वेश्चन आर्टिफिशियल वाले से पूछा जाता है भाई, लेकिन याद तीनों होना चाहिए। तो हम इन तीनों को याद कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है भाई, एक कपल से, ठीक है, कपल्स का अवॉइड करना है, क्या सेक्स अवॉइड करना है, मतलब क्वाइटस अवॉइड करना है। किस दौरान अवॉइड करना है, वेट पीरियड में। वेट पीरियड क्या होता है, जब ओव्यूलेशन का टाइम पीक लेवल पे चल रहा हो, मतलब ओव्यूलेशन होने के चांसेस पीक पे हों, उस टाइम पे वेट पीरियड बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से लेकर 17वें दिन तक, मतलब 14वें दिन तो मेनली होता ही है। अगर जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, उसके 14वें दिन पे ओव्यूलेशन का डेट दे रखा है, ठीक है। बट 10वें से लेके 17वें दिन तक, मतलब 7 दिन का जो वो गैप मेंटेन करना चाहिए। उस टाइम पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस हाई रहते हैं, तो उस टाइम पे अवॉइड कर लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं पीरियड्स कितने टाइम का होता है, ओव्यूलेशन डेट कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें ये नहीं स्टार्टिंग से नहीं, जब पूरा पीरियड हो गया उसको पहले मतलब पूरा दिन लिख लो, उसमें से -14 कर दो, तो उसमें से माइनस जैसे मतलब 30 दिन का तुम्हारा वो हो गया, क्या नाम है, पीरियड, ठीक है। उसमें से अगर हम 14 माइनस कर देंगे, मतलब 14 माइनस कर देंगे, 30 में से 40 माइनस कर देंगे, तो मतलब आता है कितना, 16। तो 16 डे पे ओव्यूलेशन होने के चांसेस हाई हैं। तो तुम क्या कर सकते हो कि मतलब 12 से लेके और 20 तक अवॉइड कर सकते हो। तो भाई अगला चीज़ क्या, क्वाइटस इंटरप्टस। मतलब क्वाइटस इंटरप्टस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई। एक ऐसा मेथड है जो कि तुम क्वाइटस करते टाइम जो विड्रा है, मतलब जो अपना पेनिस है, वो पार्टनर के सेक्स ऑर्गन से बाहर रिलीज करो, मतलब अपना इजाकुलेशन जो है वो बाहर करो, मतलब अपना इजाकुलेशन वेजाइना के अंदर नहीं करके बाहर कर देना, ठीक है। तो इजाकुलेशन नहीं करना होता है इसमें। अगली चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नाम है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये क्या होता है, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए इफेक्टिव होता है। जब प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी का बर्थ होता है, तो उसकी क्या होती है कि फीटस जो है, मतलब जो बेबी का बर्थ है, जो बेबी हुआ है, वो बेबी मदर्स का मिल्क फीडिंग करता है। उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब बर्थ होने के 6 महीने तक उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, मेंसेस स्टॉप रहते हैं। तो मेंसेस डज नॉट अकर्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इंटेंस लैक्टेशनल एमिनोरिया ऑफ पार्चुरेशन। भाई ये कुछ हार्मोनल बैलेंस है, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होता है, एफएसएच लेवल कम होता है, इससे ओव्यूलेशन नहीं, मतलब ओवा का जो है वो मतलब क्या नाम, डेवलपमेंट नहीं होता है, तो मेंस्ट्रुअल बंद रहती है। अगला बात करते हैं अगर मेथड में, तो हमने बात कर ली पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनोरिया। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड में, भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्टिफिशियल मेथड में ही पूछा जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड में, तो एक होता है बैरियर मेथड, एक होता है आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, एक होता है ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल होता है, इम्प्लांट होता है और सर्जिकल मेथड होता है भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट है। बैरियर मेथड में अपन बात करते हैं, तो बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म को प्रिवेंट कर दिया जाए मीटअप के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, मतलब स्पर्म है और ओवा है, दोनों को प्रिवेंट कर दिया जाता है कि उनका मीटअप नहीं होगा, फिजिकली मीटअप नहीं होगा। अगर मीटअप होगा ही नहीं भाई तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं भाई तो बेबी होने के चांसेस होंगे ही नहीं। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे पहला तरीका है कॉन्डम्स, दूसरा तरीका है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वाल्स। ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कॉन्डम्स दो तरीके के होते हैं भाई, एक मेल कॉन्डोम होता है, एक फीमेल कॉन्डोम होता है, मतलब दोनों के लिए स्पेशली कॉन्डोम बनाया गया है, ऐसा नहीं है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या होने चाहिए भाई, ये डिस्पोजेबल होना चाहिए, एक मतलब रीयूजेबल नहीं है भाई, डिस्पोजेबल, एक बार यूज़ करने के बाद डिस्पोज करना चाहिए भाई। ये प्राइवेसी देते हैं यूजर्स को, प्राइवेसी, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज, भाई ये बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और भाई सिंपल सी बात है,
जो मेल वाला है वो पेनिस को कवर करेगा और जो फीमेल वाला है वो वेजाइना के अंदर सर्विक्स को कवर करेगा भाई। तो कंडोम फॉर फीमेल और कंडोम फॉर मेल दोनों के लिए होता है। ये मिथ नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ के लिए ही फीमेल मतलब कॉन्डोम है, फीमेल के लिए कॉन्डोम नहीं है, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट बात करते हैं डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप के बारे में। तो ये क्या होता है, इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है जो कि सर्विक्स को कवर कर लेता है और क्वाइटस के दौरान, ठीक है, ये क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ स्पर्म इन द सर्विक्स। तो सर्विक्स के अंदर एंट्री किसकी, स्पर्म की ब्लॉक कर देता है। इसके अंदर कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी आती हैं, जेलीज भी आती हैं जो फॉर्म्स के तरीके की होती हैं जो कि बैरियर का काम करती है और कंट्रासेप्शन इफिशियंसी को बढ़ाती हैं, ठीक है, स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज कर देती हैं, डेथ करा देती हैं। अब बात करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस के बारे में। भाई ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें 3 तरीके की होती है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। इसके नाम तुम्हें याद करना है भाई। नॉन मेडिकेटेड में लिप पे लूप होता है, कॉपर रिलीजिंग के अंदर मल्टीलोड कॉपर आयंस रिलीज करता है फ्रॉम 375। दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। मतलब कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड तीनों याद करना है। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड, ठीक है। अगर हम बात करें हार्मोन्स के अंदर तो प्रोजेस्टाजेट, LNG-20, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। प्रोजेस्टाजेट और LNG-20 में हार्मोन रिलीजिंग है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें तुम्हें याद होना चाहिए, स्पेसिफाइड याद होना चाहिए कि कॉपर रिलीजिंग कौन है, हार्मोन रिलीजिंग कौन है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं आराम से। तो मैक्स यूजर अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांट्स एंड सर्विक्स, हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, ठीक है। अगली बात चीज़ें क्या करते हैं अपन, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। भाई जो ओरल मतलब जो खाई जाती हैं पिल्स, उसमें एक पिल्स तुम सबने सुनी रखी होगी लगभग, उसका नाम है सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉइडल है। कुछ पिल्स हैं जो स्टेरॉइडल्स हैं। स्टेरॉइडल पिल्स किससे बनती है, प्रोजेस्टेरॉन से और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अगर बात करते हैं सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है, इसे वीकली पिल्स भी बोल देते हैं भाई। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन कराती है, फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्शन वैल्यू होती है। 28 डे पिल्स भी बोलते हैं इसको। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में, किसके बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनके एक्शन के बारे में बात करें तो वो क्या करती हैं, ओवल्यूशन को रोक देती हैं, इम्प्लांटेशन को भी रोक देती हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस को भी अल्टर करती है, मतलब वो थिक करा देती है जिससे स्पर्म की एंट्री जो है वो बंद हो जाए। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली इन ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग परफॉर्मली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पीरियड ब्लीडिंग वाला फेज होता है उसके बाद से पिल्स लेना शुरू कर दिए जाते हैं 21 डेज के लिए, ठीक है। अगली टॉपिक हमारे पास क्या है, जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम बात करते हैं उसके बाद में, उसका नाम है इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस। ये भी एक तरीके का कंट्रासेप्शन मेथड है। तो प्रिवेंट ओवल्यूशन, तो इम्प्लांट्स और इंजेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन प्लेस्ड अंडर द स्किन। ये स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है जो कि ओवल्यूशन को प्रिवेंट कराता है। ये हार्मोनल होते हैं भाई, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, वो निकलते रहते हैं और काम करते रहते हैं, ठीक है। तो अल्टर क्वांटिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस एंड इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के बारे में बात करते हैं तो 70 एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन ये भी होता है और इफेक्टिव होता है 72 आवर्स के अंदर, ठीक है। ये इमरजेंसी कंट्रासेप्शन है, लाइक कि तुमने क्वाइटस कर लिया, इजाकुलेशन कर दिया, फिर तुम प्रेगनेंसी सोच रहे हो कि नहीं चाहिए, तो 72 आवर्स के अंदर तुमको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। इसका नाम है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, ठीक है। अगर बात करते हैं सर्जिकल मेथड एंड स्टेरिलाइजेशन मेथड, भाई ये इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें 2 तरीके की होती हैं, एक होती है वैसेक्टॉमी, एक होते हैं ट्यूबेक्टॉमी। भाई इसकी इरिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्सिबिलिटी जो है ये इरिवर्सिबल मेथड है भाई। इसमें रिवर्सिबिलिटी के चांस बिल्कुल लो ही होते हैं, मान लो ना के बराबर होते हैं भाई, लेकिन इसमें अंदर रिवर्सिबिलिटी के चांस अगर लो के बराबर हैं तो इसके अंदर कंट्रासेप्शन के चांस एकदम हाई है, मतलब इसके कराने के बाद प्रेगनेंसी होना पॉसिबल ही नहीं है। इसमें क्या करते हैं, टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, मतलब इसमें कोई भी मेथड, इस मेथड के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म। इसमें क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, क्या, गैमीट ट्रांसपोर्ट का मीडिया मतलब रास्ता ब्लॉक कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 मेथड होते हैं भाई, एक होता है वेसेक्टॉमी, एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी होती है फीमेल के लिए, वेसेक्टॉमी होती है मेल के लिए। भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसके लिए कौन सी होती है, भाई कन्फ्यूजन तो एग्जाम में यही आता है कि ट्यूबेक्टॉमी किसके लिए है, मेल के लिए, वेसेक्टॉमी किसके लिए है, फीमेल के लिए।
ऐसे कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इसके लिए तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होना है, याद करना है। ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है? फीमेल के अंदर। तो ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होगी? फीमेल के अंदर। वासा डिफरेंशिया, वासा इफरेंशिया ये कहाँ होती है? वासा 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 मतलब वासा होती कहाँ पे भैया? मेल के अंदर। तो मेल के अंदर क्या होगी? वैसेक्टोमी। क्या करेंगे? वासा डिफरेंशिया को काट के दोनों तरफ बांध देंगे। चित्र में देख लो भैया, ये है टेस्टिस से निकली है वासा डिफरेंशिया, कट कर दिया और बांध दिया, क्या हो गया? वैसेक्टोमी। भैया क्या था? वैसेक्टोमी। नेक्स्ट टॉपिक ट्यूबेक्टोमी। ये क्या थी? फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया, भैया हो गई ट्यूबेक्टोमी। याद करना है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए, वैसेक्टोमी मेल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था भैया। अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। भैया ये भी एक मेथड है। इसमें क्या करते हैं? इंटरनेशनल और ओव्यूलेशनरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। मतलब एक प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड होने से पहले ही प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देना एक MTP के थ्रू किया जाता है। ये मेडिकल टर्मिनेशन मतलब मेडिकल की हेल्प से किया जाता है। इसको लीगलाइज कर दिया गया था भाई, लीगलाइज कर दिया था 1971 में। बट इसका दुरुपयोग इतनी तेजी से हुआ भाई कि इसको बाद में बंद करना पड़ा। इसका दुरुपयोग इतना तेजी से हुआ, बाद में बंद करना पड़ा भाई। इसमें दुरुपयोग में क्या करने लगे थे कि जो फीमेल बेबी थे उनको मारने के लिए भैया MTP करा देते थे। फीमेल की पॉपुलेशन घटने लगी। सरकार को देख के भाई बहुत चिंता होगी, अगर दुनिया में फीमेल नहीं हुई तो पॉपुलेशन कैसे चलेगी? मतलब अगर लड़कियां पैदा ही नहीं होंगी तो पॉपुलेशन चलेगी कैसे भैया? और ये तो पाप है। तो सरकार को इसको बंद कराना पड़ा भैया। तो अगर हम बात कर रहे हैं MTP के बारे में, तो सेफ कब होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सेफ होती है। रिस्की होती है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, उसके बाद तो करना ही नहीं पड़ता है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर करेंगे तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की मदद लेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर करेंगे तो 2 क्वालिफाइड डॉक्टर की मदद लेंगे भैया। याद करना है तुमको। अब बात करते हैं MTPs परफॉर्म्ड। MTP कैसे परफॉर्म की जाती है? टू गेट रिड अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसमें भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए ही MTP का यूज़ किया जाता है। फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव ड्यूरिंग क्वाइटस। अगर तुम्हारा कंट्रासेप्शन फेल हो गया था, प्रेगनेंसी हो गई, तो MTP का एक तरीका बचता है। आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स देयर आर सस्टेनेबल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वियर बोर्न इट वुड सफ़र फ्रॉम सम फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटीज़। जैसे तुम्हारी प्रेगनेंसी हो गई, तुमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पता चल रहा है कि तुम्हारे बेबी में एबनॉर्मलिटी है, कोई सिंड्रोम है। एबनॉर्मलिटी है, सिंड्रोम है। भैया सिंड्रोम से बचने के लिए MTP कराना पड़ेगा। उस बच्चे का फ्यूचर क्या है जो सिंड्रोम से ग्रसित है? तुमको पहले ही पता चल जाए भाई कि मेरा बच्चा सिंड्रोम है वाला है, वो दुनिया में आके सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो भाई नॉर्मल चाइल्ड पैदा करो, तो उसके लिए MTP एक बेहतरीन ऑप्शन बचता है। एक मस्त बात हम बताते हैं आपको, MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 इंटेंशंस। वही बताया ना मैंने कि 2017 में MTP बंद कर दी गई थी भैया, कि मतलब ऐसे MTP नहीं की जाएगी। लीगल की गई थी 1971 में, बंद की गई 17 में। रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन, मतलब बहुत ही सारे इलीगल एबॉर्शन होने लगे थे भाई, उसको कम करने के लिए MTP को बैन करना पड़ा। रिड्यूसिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मोरबिडिटी। अब भाई MTP में भी डन, मैंने बता दिया था कि कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगर 12 वीक में करते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, और फिर मैंने 12 से 24 के बारे में 2 डॉक्टर के बारे में बता ही दिया मैंने आपको। अब अगला टॉपिक अगर चलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिसीज़ हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, बस ये तुमको याद करना भाई, ये तुमको याद ही करना है, हर हाल में तुमको ये याद ही करना है भाई। मैं कुछ बीमारियों के नाम बताता हूँ, उनके होने वाले पैथोजन के नाम बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भैया और याद कर डालो। गोनेरिया, जेनाइटस हर्पिस, जेनाइटस वार्ड्स, सिफिलिस, ट्राइकोमोनासिस एंड क्लेमाइडियासिस। भाई ये किससे होती है, ये भी इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जा सकता है भाई गोनेरिया किससे होती है, आंसर तुम्हें बैक्टीरिया याद होना चाहिए। वहाँ बैक्टीरिया की जगह पे वायरस तुम नहीं लगा सकते हो भैया। हर्पिस वार्ड्स, हर्पिस और वार्ड्स किससे होती है भैया? जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वार्ड्स किससे होती है भैया? वायरस से। नाम याद कर लो पूरे के पूरे भैया। गोनेरिया होती है नाइजेरिया गोनेरी, नाइजेरिया गोनेरी। भाई इसमें गोनेरी गायब कर देते हैं, बस नाइजीरिया लिख देते हैं। ये नाइजीरिया की जगह, बैक्टीरिया की जगह फंजाई लिख सकते हैं, बदल देंगे भाई, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जेनाइटल हर्प्स सिम्प्लेक्स, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस, अगर पूरा नाम देंगे भाई तो आसान हो जाता है। जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पेपिलेमा वायरस, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सिपिलिस
ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया होता है भैया ये। ट्राइकोमोनियासिस वेजिनेलिस ये होता है प्रोटोजोवन। क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस ये होती है बैक्टीरिया। तुम्हें ये सब याद करना पड़ेगा, ये याद ही कर लो, कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। बट एक चीज़ मैं तुमको बताऊंगा भैया कि जहाँ बात आती है वायरस के लिए, एड्स भी एक वायरस से बीमारी होती है। अगली है एड्स। एड्स भी क्या है? वायरस से होती है। तो 3 बीमारियां वायरस से होती है, हर्पिस, वार्ड्स, एड्स। HAW किससे हुई? वायरस से। बाकी बैक्टीरिया से कौन कौन सी हो गई भैया? 3 बैक्टीरिया से भी हो गई, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस। ट्राइकोमोनियासिस मतलब प्रोटोजोन से एक ही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स के बारे में बात करूँ तो एड्स भी एक तरीके की बहुत तगड़ी बीमारी है भैया, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इन्फेक्शन परसेस की सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बढ़ती है। हेपेटाइटिस भी एक वायरल बीमारी है भैया, ये भी बढ़ती है। तो हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनाइटल हर्पिस ये नॉन क्यूरेबल है भैया, मतलब अगर ये बीमारी हो गई तो बचना नामुमकिन है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। 3 बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। कौन सी 3 बीमारियों का? जेनाइटल हर्पिस, एड्स और हेपेटाइटिस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बाकी बीमारियों का, अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो क्यूरेबल होती हैं। हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, तो प्राइमरी सिम्टम्स क्या होता है? इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होगा भैया, पेन भी होगा और स्वेलिंग भी आ सकती है तुम्हारे सेक्स ऑर्गन्स में। सेकेंडरी क्या होता है? पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी है तो उसमें एबॉर्ट भी हो सकती है, स्टिल्ट बर्थ भी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो यूट्रस में जो है वहाँ पे प्रेगनेंसी की जगह पे फेलोपियन के अंदर प्रेगनेंसी वो हो जाए, इम्प्लांटेशन कहीं अलग इम्प्लांटेशन हो जाए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। इनफर्टिलिटी मतलब हो सकती है भाई कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी हो सकता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए? भैया मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं रखना चाहिए। मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं रखना चाहिए कि जिस पे दिल आया उसके साथ संबंध बनाया, उससे बचना चाहिए। अगर सेक्स करते टाइम कॉन्डम यूज़ करना चाहिए भाई, क्वाइटस के टाइम कॉन्डम यूज़ करना ही चाहिए तुम्हें। अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस फ्रॉम क्वालिफाइड डॉक्टर्स। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है क्वालिफाइड डॉक्टर, भैया इलाज कराओ फटाफट से, सही हो जाएगा। इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इनफर्टिलिटी ये भाई एकदम तगड़ा टॉपिक है भाई। थोड़ा सा बचा है, अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बचा है। इनफर्टिलिटी क्या होता है कि भाई अगर लगभग कोई पार्टनर है, कोई कपल्स है, वो 2 साल से कोशिश कर रहा है, 2 साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रहा है, फिर भी उसे बेबी नहीं हो रहा है, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, कोई कंट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहा है, फिर भी उसे अगर बेबी नहीं हो रहा है भाई, तो उसे इनफर्टिलिटी जैसी कोई समस्या हो सकती है। उसके कुछ रीजन्स हो सकते हैं, लाइक फिजिकल रीजन हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल हो सकते हैं, डिसीज़ हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं भाई, ये सारे रीजन्स हो सकते हैं, मतलब टोटल कुछ भी रीजन हो सकता है। ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस बट मोर ऑफन प्रॉब्लम्स लाइज इन द मेल पार्टनर। लोग कहते हैं भाई कि फीमेल को ज़्यादा ब्लेम की जाती है, बट मेल भी इसमें जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो ये मिथ सिर्फ हटा दो भाई कि सिर्फ बच्चा नहीं हो रहा है तो बस फीमेल ही खराब है। बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, तो इनफर्टिलिटी ट्रीटेड बाय एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के जरिए हम इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। भाई कुछ मेथड है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, इन विवो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इन विवो मतलब फीमेल के अंदर इंजेक्ट करना है, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में अपन कुछ करने वाले हैं, इन विवो मतलब फीमेल के अंदर ही करने वाले हैं हम, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर हम कराने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। इन विवो में फीमेल बॉडी के अंदर कराएंगे। फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं? अब हम 4 टर्म है इसमें, मतलब देखते हैं भाई। ZIFT, जेड मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, बाहर क्या करेंगे? ओवा और स्पर्म को फ्यूज कराएंगे, फर्टिलाइज कराएंगे, जाइगोट बनेगा, उसको अपन क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। इंट्रायूट्राइन ट्रांसपोर्ट, उसको यूट्रस में ट्रांसपोर्ट करने के ICSM, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
जो फीमेल गैमेट, मान लो किसी फीमेल के पास गैमेट नहीं है तो क्या करेंगे, डोनर का गैमेट लेके उसके फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। स्पर्म के पास अगर मान लो मेल के पास पावर नहीं, उसके स्पर्म की मोटिलिटी कम है, तो उसके गैमेट को लेके स्पर्म को इंजेक्ट करा देंगे सीधा फीमेल के जेनिटल ट्रैक के अंदर, सीधा फैलोपियन ट्यूब में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल मेथड से इंसेमिनेशन करा देंगे। हम बात कर सकते हैं भाई। अब बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं अपन की दो मेथड है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है ये एक तरीके का, जिसमें क्या करते हैं कि एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम। तो कहते हैं लेबोरेटरी में इस एम्ब्रियो बनाने के लिए ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्ट करा देते हैं भैया। टेक्निक टू एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होती है भैया, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब यूट्रस से भी ट्रांसफर कर सकते हैं और फैलोपियन के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो स्टेज है 8 ब्लास्टोमेर की अप टू 8 मतलब 8 तक के है, तो उसे क्या करेंगे जाइगो फैलोपियन में ट्रांसफर करेंगे। अगर 8 से ऊपर हो जाता है तो उसे क्या करेंगे यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। अगर हम बात करते हैं इन वीवो के अंदर, इन वीवो में अंदर क्या होता है भैया कि फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कराना है, तो गैमीट की अगर प्रॉब्लम है तो गैमीट ट्रांसफर कर देंगे, गैमीट डोनेट कर देंगे। अगर फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट प्रॉब्लम है तो किसी डोनर से फीमेल गैमीट लेके ओवा लेके फीमेल के फैलोपियन में रख देंगे, फिर इसको नॉर्मली करा देकर मतलब उसका इंजेक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन करा देंगे भाई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे, अगर इस मेल पार्टनर के अंदर स्पर्म की प्रॉब्लम्स हो रही है तो डायरेक्टली उसके स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट करा देंगे भैया। तो इनफर्टिलिटी कैन आइदर बी ड्यू टू लो स्पर्म काउंट और इनएबिलिटी ऑफ इंसेमिनेट फीमेल। तो भैया ये चैप्टर इतना ही था, आसान चैप्टर था, जो भी था बस तुम्हें एक बार रिवाइज करना है। हमारे साथ तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। हमने तो बस ये चैप्टर आपको रिवाइज कराया है, और बेस्ट ऑप्शन यही है कि ये चैप्टर एक बार आप वापस से रिवाइज कर लेंगे। मैं PDF अटैच कर दे रहा हूँ, एक बार आप देख लेंगे भाई, बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये कि आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीयूट एग्जाम में फोड़ दीजिए। बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, और तुम्हारे नॉर्मल जानकारी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो भाई। एक बेहतरीन कंटेंट के लिए धीरे धीरे हम आपके लिए बेटर और अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, अच्छी टीचिंग लेके आएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, और बेहतर तरीके से याद करने की ट्रिक्स भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।